नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हरी क्लासेस में। मित्रों, आज हम जो नाउन की अपनी जो सीरीज चल रही है या यूँ कह दो जो नाउन की क्लासेस चल रही हैं, उसी क्रम में आज हम अगला जो लेक्चर है ले रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं नाउन। टॉपिक जो हमारा ऑनगोइंग है वो है नाउन, और नाउन को हमने काफ़ी हद तक कवर करने का प्रयास किया। इसी क्रम में इस टॉपिक को आगे हम रन करते हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो नाउन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं नाउन जेंडर के बारे में। आज हम पढ़ते हैं कि नाउन जो जेंडर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनका इंग्लिश के अंदर क्या यूसेज है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मित्रों देखते हैं, नाउन अगर हम बेसिकली बात करें तो इसके जो जेंडर होते हैं वो 4 टाइप होते हैं। कितने प्रकार के? 4। अगर हम बात करें एक को आपके सामने समझाने का हम प्रयास करें तो एक होता है अपना मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो होता है कौन सा? फेमिनाइन। कौन सा? फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे न्यूटर जेंडर। कौन सा जेंडर? न्यूटर जेंडर। और फोर्थ हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है अपने कॉमन जेंडर। कैसा है? कॉमन जेंडर। तो मित्रों लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन तक की जो अपनी जर्नी है हमने कंप्लीट की। आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं और एक एक चीज़ को आपको समझना। अगर कोई डाउट आए तो आपको हमें बताना। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? आप यूँ कह सकते हैं कि वर्ड्स, क्या बोलेंगे? वर्ड्स विच रिप्रेजेंट, क्या बोला मैंने? रिप्रेजेंट्स अ मेल, यानी जो मेल की तरफ इशारा करे या मेल को प्रस्तुत करे, ऐसे जो शब्द होते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत कौन सा है? वर्ड्स विच, क्या बोला मैंने? वर्ड्स है ना, तो फिर रिप्रेजेंट, ठीक है। वर्ड्स या यूँ कह दो वर्ड विच रिप्रेजेंट्स अ मेल, वर्ड विच रिप्रेजेंट आ फीमेल। एक एक चीज़ को समझना है कि एक्चुअली गल्ला क्या है। आगे देखते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? कि जो न्यूट्रल जेंडर होते हैं ये आपके ऑब्जेक्ट है, कोई भी थिंग है, ठीक है, उनको डिनोट करते हैं। कौन? ऑब्जेक्ट, थिंग हो गया, या यूँ कह दो एनिमल। इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपके न्यूट्रल जेंडर का यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करें कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर के अंतर्गत हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द जो मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन यूज होते हैं। मेल प्लस फीमेल दोनों को जो डिस्कस करे उसको हम बोलते हैं क्या? कॉमन जेंडर। मुझे आशा है कि इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अगर हम समझाने की बात करें तो आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा बॉय। बॉय किसको दर्शाता है? बॉय आपके मैस्कुलिन को दर्शाता है, यानी मेल प्रजाति के बारे में पॉइंट आउट करता है या उसकी और डिनोट करता है। आपने बॉय लिखा, इसके अलावा आपने लिख दिया फादर, लिख दिया आपने, लिख दिया ब्रदर, लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा फादर, ब्रदर, बॉय हो गया, ठीक है। आप लिख सकते हैं ब्रदर इन लो हो गया, जो भी है। इस तरह के जो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा जेंडर बोलेंगे? मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे, ठीक है। अगले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? फेमिनिन जेंडर के बारे में। फेमिनिन जेंडर कौन से होते हैं? फेमिनिन जेंडर्स वो होते हैं जो फीमेल के बारे में हमें बताते हैं या फीमेल की ओर इंगित करते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड लिख रहे हैं हम आपके सामने, लेडी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? तो लेडी क्या है? फेमिनिन है। आप लिख रहे हैं गर्ल, क्या लिख रहे हैं? गर्ल। आप लिख रहे हैं मदर, क्या लिख रहे हैं? मदर। आप लिख रहे हैं वाइफ, क्या लिख रहे हैं? वाइफ। आप लिख रहे हैं सिस्टर, क्या लिख रहे हैं? सिस्टर। तो इस तरह के जो तमाम वर्ड्स होते हैं वो किस में जाएंगे? फेमिनिन। आफ्टर ऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो मेल को रिप्रेजेंट करेंगे वो होते हैं मैस्कुलिन, और जो फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे वो फेमिनिन। इट्स इज वेरी इजी, इतनी बात समझ में। न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत क्या आएंगे? ऐसी चीज़ें जो क्या दर्शाते हैं, जो हमें बताते हैं किसके बारे में? में इसके जो ऑब्जेक्ट हो गया, थिंग या एनिमल के बारे में जो बताते हैं वो होते हैं न्यूट्रल जेंडर। जैसे कि मैंने लिख दिया आपके सामने, पेन लिख दिया,
मैंने लिख दिया पेंसिल, क्या लिख दिया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक है। मैंने लिख दिया आपके सामने शेर लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपके सामने टेबल, इस तरह के जो वर्ड मैं लिखने का प्रयास करूँगा तो हो जाएगा अपने न्यूट्रल जेंडर के बारे में। मुझे आशा है कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। फिर हम बात करें कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर एक ऐसा जेंडर होता है जो मेल और फीमेल दोनों को कंबाइंड रूप से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसकी थोड़ी सी कंडीशन है वो आगे समझेंगे। जैसे कॉमन जेंडर के अंतर्गत मैं बात करूँ तो आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैंने लिखा आपके सामने डॉक्टर। आप मुझे बताइए कि मैं डॉक्टर मेल की बात कर रहा हूँ फीमेल की, जब तक मैं इसको आइडेंटिफाई करने वाले वर्ड का यूज नहीं करूँ तो आप कहेंगे सर हमें पता ही नहीं है कि आप किसकी बात करें। इसका मतलब है कि डॉक्टर शब्द है मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन है। सर बिल्कुल समझ में आ गई। मैं आपको लिख रहा हूँ टीचर, क्या लिख रहा हूँ आपके सामने टीचर, सेम है। फिर मैंने बोला सिंगर, ठीक है। मैंने लिखा आपके सामने डांसर। आप कह सकते हैं कि डांसर मेल है या फीमेल, जब तक कि आप उनके लिए पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ नहीं करते। तो डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, सिंगर हो गया, डांसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार के जो तमाम वर्ड्स होते हैं वो किस में जाएंगे, आपके कॉमन जेंडर में। इतनी बात मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो अपनी जो जनरल इंग्लिश है, कैसी इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश जो हमारे यहाँ पर इंडिया में चलती है, तो जनरल इंग्लिश के अंतर्गत सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अपना जो एक बेसिस चलता है, या यूँ कह दो कि इंग्लिश का जो रूल और रेगुलेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर प्रायोरिटी, कैसे, प्रायोरिटी बेसिस पर है वो इंग्लिश का यूसेज होता है। मैंने बताया था हम फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे हैं, और फंक्शनल ग्रामर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पर जो इंग्लिश पढ़ी जा रही है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ी जा रही है। आप चीज़ को एक एक को समझकर अगर आप उसका यूटिलाइजेशन करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ प्रायोरिटी के रूल ऑफ बेसिस पर हम देखेंगे, प्रायोरिटी के रूल के आधार पर तो यहाँ पर जो प्रायोरिटी दी जाती है वो सबसे पहले ही और ही से रिलेटेड प्रोनाउन या एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस किया जाता है। अगर हम बात करें कॉमन जेंडर की, किसकी बात करें, कॉमन जेंडर, ये रूल ऑफ प्रायोरिटी किसको लेकर के है, कॉमन जेंडर के अंतर्गत इनका डिस्कस किया जाता है। किसके अंतर्गत, कॉमन जेंडर। ये आपका क्लियर हो जाएगा कब, जब हम एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ही अगर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप इट और उसके देन आप सी, कुल मिलाकर के सी की जो प्रायोरिटी है सबसे लास्ट में। प्रमुखता, प्रायोरिटी इट मीन्स प्रमुखता किसको ज़्यादा या कम दी जा रही है, तो सबसे पहले जो प्रमुखता दी जा रही है वो ही को, देन इट को, और उसके बाद में सी को प्रमुखता दी जाती है। ठीक है, ये बात हो गई। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अपनी जो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है जो अपने यहाँ पर चल रहा है वो यही है कि सबसे पहले ही, देन इट, उसके बाद में है वो सी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इतनी बात आप समझ गए होंगे तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पर ही लिख लेता हूँ। मैं कॉमन जेंडर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कॉमन जेंडर से रिलेटेड एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे आशा है कि इनके बारे में आपको एग्जांपल मैंने दे दिया है कि एक्चुअली होते क्या है। ये सबसे बड़ी बात है कि समझना जरूरी है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो यहीं से उठते हैं कि कैसे होता है क्वेश्चन। देखिए आप, मैंने ये लिखा कि मैंने लिखा कि स्टूडेंट शुड बी डन। अब देखो मैंने लिखा अ स्टूडेंट शुड बी डन। अब यहाँ जो मैं लिखने वाला हूँ उस चीज़ को समझना। इट, हिज, हर, या मैंने लिखा दिए, वर्क ऑन टाइम। एक एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, मैंने क्या लिखा, अ स्टूडेंट शुड बी डन इट, हिज, हर, दियर, वर्क ऑन टाइम। एक चीज़, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया। सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अ टीचर शुड be completed it, his, her, their course on time।
ठीक है, ये चीज़ मैंने समझाई। 2 एग्जाम्पल दिए, हालांकि आप एक ही पहले एग्जाम्पल से मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे, लेकिन मैंने 2 एग्जाम्पल इसलिए लिए कि आप चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाए। ठीक है, देखो मैं बात क्या कर रहा हूँ, अ स्टूडेंट शुड बी डन इट हिज हर दियर वर्क ऑन टाइम, एक चीज। सेकेंड दिया, अ टीचर शुड बी कंप्लीटेड, ठीक है, इट हिज हर दियर कोर्स ऑन टाइम। ये ई लिखा हुआ है अगर आपको सही दिख नहीं रहा है तो, ठीक है, ऑन टाइम, ठीक है, एक चीज़। अब देखो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक चीज़। सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर दियर की तो कोई कंडीशन नहीं बनती है, ये तो जस्ट मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए वर्ड डाला है। जैसा वैसा ही यहाँ पर भी है, सिंगुलर होने की वजह से दियर की तो यहाँ पर कोई नहीं गुंजाइश बनती नहीं है, एक चीज़। अब देखो इसकी यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है, इसकी यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं। अब पीछे रहे क्या, पीछे ये तीनों रहे। अब लड़ाई इन तीनों के अंतर्गत किसको लेना है, अभी भी बताए रूल ऑफ प्रायोरिटी के बेसिस पर हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ही अवेलेबल है। देखो यहाँ एग्जाम इस वर्ड्स के अंदर तीनों में से एक दे, एग्जाम एक ही देंगे। अगर तीनों में से आपको नहीं दे रखा है तो फिर जो होगा उसी को हम देखें, लेकिन जैसे मल्टीपल दे दिया तो उनमें से हमें अगर चूज़ करने की बात करें तो हम इसको दरकिनार करेंगे, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सेकंड पर आता है। फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड इसकी है और थर्ड इसकी है। तो ये है, इसकी बात करें फर्स्ट, क्योंकि हमारे सामने हिज है तो ये हमारा करेक्ट हो गया। ये दोनों है, हमने इन दोनों को हटा दिया, रिमूव कर दिया। क्यों, क्योंकि हिज है, प्रायोरिटी के आधार पर मैंने बोला कि जो अपनी पर्टिकुलर दे रखे हैं वर्ड्स, ठीक है, वो और उससे रिलेटेड जो भी प्रोनाउन के दो, एडजेक्टिव के दो यूसेज में आने हैं, ठीक है। यहाँ जैसे कि ये जो यूज हो रहे हैं एज ए एडजेक्टिव के, क्योंकि उसके बाद में नाउन आए। नाउन किस, एडजेक्टिव किसको बोलेंगे, जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो नाउन को क्वालिफाई करें इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम करें। सब्जेक्टिव केस में हो, ऑब्जेक्टिव केस में हो, इट डजंट मैटर, या यूँ कि दो कि पॉजिटिव केस में हो, किसी में भी हो, लेकिन वो डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, वो डिपेंड करेंगे कि है कौन सा पर्टिकुलर अपना ही है, इट है या सी है। तो यहाँ पर कॉमन नाउन आया, ये क्या है, कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन। स्टूडेंट से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वो लड़की की बात करें या लड़के की बात करें, इतनी बात मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। ठीक वैसे ही टीचर भी अपना कॉमन नाउन है, इतनी बात समझ गए। तो इसी हिसाब से यहाँ पर अपना ही सही होगा, भले हर और इट आपके जो एग्जाम्पल में दिया हुआ हो। मुझे आशा है कि आप इतनी बात समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपकी समस्या का हर संभव सॉल्यूशन करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या, नाउन जेंडर के बारे में हमने डिस्कस किया कि नाउन जेंडर क्या होता है और उसको लेकर के कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने ये बताया कि आपके एग्जाम में जो पिकअप होने वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी जो वैरायटी क्या रहती है उसको भी मैंने आपके सामने है वो प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अब हम आगे जो डिस्कस करने वाले वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हालांकि हर चीज़ अपना आप इंटरेस्टिंग होती है और इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ तो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं परीक्षा के अंदर, तो हम बात करें नाउन तो पढ़ ही रहे, नाउन के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, केस। क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमने जो डिस्कस किया वो हमने अभी डिस्कस किया था किसके बारे में, जेंडर के बारे में। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो नाउन केस के बारे में बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन केस की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे सब्जेक्टिव केस। कैसा केस है, सब्जेक्टिव। इसी सब्जेक्टिव को आप कह सकते हैं नॉमिनेटिव केस। कैसा, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। और सेकंड जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे किसके बारे में, वोकेटिव केस। कैसा केस, वोकेटिव केस के बारे में बात करेंगे। और लास्ट एंड फोर्थ हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे पजेसिव केस, ठीक है। अगर हम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ, अगर हम पर्सनों की बात करें या क्वेश्चन की बात करें तो ज़्यादा यहाँ से आते हैं। क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस हमने बचपन से पढ़ता है, इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। कन्फ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि हमने जब बात की है कि हम जब टेंसेस पढ़ते हैं उसमें भी इनका यूसेज करता है। हालांकि पॉजिटिव केस का भी यूसेज करता है, लेकिन इसके थोड़े से ज़्यादा कॉन्सेप्ट होने की वजह से समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं आपको एक साथ में समझाने का प्रयास करूँ। कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, और उस एग्जाम्पल के माध्यम से वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखो मैंने लिखा
रवि, ठीक है, रवि कॉल्ड, किसको, मैंने बोला कवि, पर्टिकुलर किसी का नाम है। देखो रवि कॉल्ड कवि, तो यहाँ पर बुलाया किसने, रवि ने, किसको बुलाया, कवि को। तो यहाँ पर ये जो काम करा है वो एज ए सब्जेक्ट की तरह काम करा है, तो ये अपना हो गया सब्जेक्टिव केस। और ये वर्ब है, हमें पता है, और यहाँ पर इसका वर्ब के बाद में आने वाला हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, तो ये हो गया क्या अपना ऑब्जेक्टिव केस। मुझे आशा है कि आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस जस्ट इस एक एग्जांपल के माध्यम से समझ गए होंगे। एक चीज़, अगर इसकी जगह प्रोनाउन आ जाए तो क्या करेंगे, तो देखो मैं लिख सकता हूँ, ये एग्जांपल ऐसे लिख सकता हूँ, ही कॉल्ड हिम या हर, जो भी है, ठीक है। एक चीज़ तो अपना, ये तो अपना सब्जेक्टिव केस है ही है, इसके बाद में ये वर्ब आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, और इसके बाद में आने वाला हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ये बोलो या ये बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी सर दिक्कत नहीं। मैंने बताया था वर्ब के बाद में, प्रीपोजिशन के बाद में आने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, कभी भी सब्जेक्टिव केस में नहीं आते। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो फिर के बाद तो हम समझ गए कि सर सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ये वोकेटिव केस क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि टू एड्रेस समवन, किसी को एड्रेस करने के लिए, हम जो बात करते हैं किसी को बुलाने के लिए, उस समय हम यूज़ करते हैं किसका, वोकेटिव केस का। किसके बारे में बात करें, वोकेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने बुलाया, क्या बुलाया, प्रेम, ठीक है। मुझे बताया गया कि प्रेम हाउ, या यूँ कह दो प्रेम वेयर आर यू गोइंग, क्या बोला मुझे, प्रेम वेयर आर यू। तो यहाँ जो अपोस्ट्रोफी ने लगाया है, ठीक है, सॉरी क्या बोलेंगे, कॉमा, या कॉमा लगने के दरमियान ये जो सेंटेंस बोला ये अपना आप में एक संपूर्ण सेंटेंस है, ठीक है, और ये अपना आप एक छोटा सा है लेकिन अपना आप में सेंटेंस है। इसको हम एड्रेस करने के लिए कह रहे हैं कि पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है वो मुझे कह रहा है कि प्रेम आप कहाँ जा रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये जो यूज हुआ है यहाँ पर एज वोकेटिव केस, कैसे, वोकेटिव केस के रूप में यहाँ पर इस प्रेम का यूज़ किया गया। एक सेकेंड, इसको आप सेकेंड वे में और लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं वेयर आर यू गोइंग, लिख दिया। उसके बाद में आप प्रेम बोल सकते हैं, इट डजेंट मैटर, कह दो बात समझ। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ये चीज़ हमें ध्यान रखना। बात समझ में आ रही, क्योंकि प्रोपर नाउन मैंने पहले भी डिस्कस किया था। इस तरह से लेके इस तरह से लेके इट डजेंट मैटर, आप समझ गए होंगे वोकेटिव केस एक्चुअली होता है। यहाँ ये वोकेटिव केस यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका हो गया वोकेटिव केस। मुझे आशा है कि आप इतनी बात बिल्कुल समझ गए होंगे। तो हमने सब्जेक्ट क्या बोला, सब्जेक्टिव केस, ये एस लगा हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस और वोकेटिव केस को व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास किया। अब हम पजेसिव केस को समझेंगे, और पजेसिव केस की थोड़ी सी अलग अलग वैरायटी में इनके जो कंडीशंस होते हैं उनको साथ में लेते हुए समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपको समझने नहीं आए तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर के हमें है वो कांटेक्ट करने का प्रयास करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपको जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपको नंबर भी मिल जाएगी, तो उसके माध्यम से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम केसेस के बारे में बात करें, और केसेस के अंतर्गत हमने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और है वो वोकेटिव केस को व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास किया। अब हम पजेसिव केस को थोड़ा सा अलग से लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये इसका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा वास्ट है, ठीक है। आप इस बात को समझ रहे होंगे। हम बात करें, अब आगे बढ़ रहे हैं, और फोर्थ जो हम ले रहे हैं पजेसिव केस के बारे में बात करें। कौन सा केस ले रहे हैं, पजेसिव केस। कैसा केस है, पजेसिव केस। अब जो पजेसिव केस है, एक्चुअली ये पजेसिव केस होता क्या है, ठीक है। पजेसिव केस का मतलब होता है कि कोई भी पोजीशन बताना, टू शो पोजीशन। आप यूँ कह सकते हैं टू, ठीक है, शो पोजीशन, पोजीशन, और या कह सकता आप बिलोंगिंग, बिलोंगिंग, ठीक है, बिलोंगिंगनेस, ठीक है, बिलोंगिंगनेस। पोजीशन या फिर बिलोंगिंगनेस, अपनत्व, जो अपना स्वामित्व दर्शाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो होता है पजेसिव केस। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे। देखो, इसको मैं एक साथ पढ़ने का समझा प्रयास करूँगा। एक तो इसके अंदर पजेसिव केस के अंदर पोजीशन शो करने वाले जो वर्ड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बात, एक हम इसको भाई
पॉजिटिव जो वर्ड्स होते हैं या फिर पर्टिकुलर फ्रेज होता है उसको है वो हम कैसे प्लूरलाइज करेंगे, ठीक है, उसको भी एक साथ समझाने का प्रयास करेंगे। या फिर काम करते हैं पॉजिटिव केस को है वो इसी वे में देखें या फिर देखते हैं इसी तरीके से समझ लेते हैं। चलो अच्छी बात है, एक साथ में दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पोजीशन दिखाना है और प्लूरलाइज कैसे करना है, दोनों को एक साथ में हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये बात हो गई एक। अब देखते हैं कि इसको कैसे हम आपको समझाते हैं या फिर आप कैसे समझते हैं, इसको लेकर के थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली पोजीशन होता क्या है, जब आपको पोजीशन दर्शाना है तो आप क्या करेंगे, आप जो पर्टिकुलर वर्ड दे रखा है क्या देगा वर्ड्स, उसका जो लास्ट एलिमेंट है क्या है लास्ट एलिमेंट, ये जो लास्ट इसका जो एलिमेंट होता है क्या होता है लास्ट एलिमेंट, उसके साथ में उस लास्ट एलिमेंट के साथ में आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। ये बात आप समझ गए होंगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अगली हम बात करें, लेकिन जब आप प्लूरलाइज करेंगे तो जो भी वर्ड्स है पर्टिकुलर दे रखा है चाहे कैसा कितना भी बड़ा हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है, उसके अंतर्गत आप जो मेजर वर्ड है, कैसा वर्ड है मेजर, या यूँ कह दो मेन वर्ड है, क्या है मेन वर्ड, मेन वर्ड के साथ में आप एस या फिर ई एस का यूज़ करके इसका बहुवचन बनाते हैं। अब देखते हैं इसको समझने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव केस, ठीक है, और इनको हम समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि एक्चुअली इसका यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बताए, इससे मैं थोड़ा सा इसको बेसिक से समझाने का प्रयास करूँगा। जो पोजीशन है वो दो तरह से आप शो कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अगला नेक्स्ट स्टेप था, उसको मैंने आपको डिस्कस किया, उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक होता है हमारी लिविंग नाउन, क्या नाउन कैसी होती है लिविंग नाउन, एक होता है अपना नॉन लिविंग नाउन, ठीक है। इन दोनों का क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझना। अगर हम बात करें लिविंग नाउन की, किसकी बात करें लिविंग नाउन की बात करें, किसकी बात करें लिविंग नाउन। लिविंग नाउन से क्या तात्पर्य, हम लिविंग नाउन को अपनी अगर भाषा में बात करें तो साइंस की भाषा में, या फिर अगर आपको पता है तो इसको बोलते हैं सजीव, क्या बोलते हैं सजीव, ऐसी नाउन जो सजीव है, आई मीन सजीव, जीव के साथ में, बात समझ में आ रही है, जिसके अंतर्गत जीव है आत्मा है, ठीक है, जो वो सांस लेते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो जीव होता है एक्चुअली साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो पेड़ पौधे वगैरह ये भी सांस लेते हैं सांस, लेकिन ये एक लैंग्वेज है, भाषा है, इनका थोड़ा सा जो यूँ के दो की क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है, इसके अंतर्गत इनको लिविंग के अंतर्गत कंसिडर नहीं किया जाता है। तो चीज़ को ध्यान में रखते हैं, लिविंग के अंतर्गत मानते हैं जो रियल में लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये ले रहे हैं अपने सामने, उनको हम लिविंग मानेंगे, बाकी को हम नॉन लिविंग। जो लिविंग होता है उनका पोजीशन दिखाना है तो आपके सामने जो नाउन होगी पर्टिकुलर, क्या होगी नाउन, नाउन के साथ में आप अपोस्ट्रोफी एस लगेंगे और उसके बाद में आपका पोजीशन आएगा। ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले क्या होगा नाउन होगा, उसके बाद में आएगा पोजीशन। एक बात ये किसकी है, ये आपके लिविंग नाउन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सेकंड मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ नॉन लिविंग के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, नॉन लिविंग के बारे में बात कर रहा हूँ। जो नॉन लिविंग नाउन होते हैं उसमें सबसे पहले है वो आपका पोजीशन आएगा, क्या आएगा पोजीशन आएगा, उसके बाद में आएगा ऑफ, क्या आएगा ऑफ, उसके बाद में आपकी जो भी नाउन है वो नाउन आएगी। मुझे आशा है कि इतनी बात आप बिल्कुल अच्छी तरह से बिना झिझक के समझ गए होंगे कि एक्चुअली होता क्या। इसको मैं एग्जांपल के माध्यम से अगर समझाऊंगा तो आप और ज़्यादा बेटर समझेंगे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपको लिखा कि विनोद, क्या बोला मैंने लिखा विनोद, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि विनोद का घर, क्या बोला विनोद हाउस। अब जो मैंने बोला कि विनोद का हाउस के बारे में बात कर रहा हूँ, या एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हैं, आपने लिखा, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, कहाँ गया, आप लिखने का प्रयास कर रहे हैं विनोद बाइक लिखा, क्या लिखा बाइक। अब आप समझ में नहीं आ रहा, विनोद भी नाउन है बाइक भी नाउन है, दोनों का रिलेशन तो बताएंगे आप कैसे करके। तो आप या तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगेंगे, ये कंडीशन। सेकंड आप कह सकते हैं, ठीक है, बाइक ऑफ विनोद। एक बात, अब सवाल उठता है कि सर दोनों तरीक़ों से आपने लिखा और लिख करके हमें तो कर दिया
कन्फ्यूज, कौन से फ्यूज़ कर दिया, कन्फ्यूज़ कर दिया। क्या ये दोनों सही है? बिल्कुल मित्रों दोनों सही है, लेकिन हम बात करें तो ज़्यादा अगर सही की बात करें तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इसको कम दी जाती है, क्योंकि ये लिविंग है। तो लिविंग के साथ में अपोस्ट्रोफी एस है जब आपका यूज हो रहे हैं तो फिर आप ऑफ वाले को है सही, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि ये सही नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रहे इनको प्रायोरिटी है वो इसके अकॉर्डिंग तुलनात्मक रूप से कम दी जाती है। तो बहुत आर करेक्ट, ज़्यादा करेक्ट की बात करिए विनोद भाई, ऐसा हमने लिखने का प्रयास किया। मैंने कहा रानी, ठीक है, तो अपोस्ट्रोफी एस मैंने अभी समझा दिया और आप समझ गए होंगे। रानीज, ठीक है, मैंने लिखा, क्या लिखा, रानीज, आप लिख सकते हैं बुक या बुक ऑफ रानी, बहुत करेक्ट होगा, लेकिन ये है वो अपना ज़्यादा करेक्ट माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। ये आप समझ गए कि लिविंग थिंग के साथ में या लिविंग नाउन के साथ में है वो अपोस्ट्रोफी का कैसे यूज़ करते हैं। तो नाउन के साथ में जस्ट अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद में अपना जो पोजीशन है वो आता है। यहाँ पर पोजीशन बाइक पर है, यहाँ पर भी, यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट है। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिविंग में भी शूट होता है, लिविंग के अंदर ये भी शूट होता है, ये भी होता है, लेकिन बात फर्स्ट प्रायोरिटी की करें तो इसको फर्स्ट दी जाती है और इसको सेकेंड दी जाती है। लेकिन नॉन लिविंग के साथ में एक ही कंडीशन है और वो है ये, कैसे समझो। मैंने कहा आपके सामने लिखा, क्या लिखा, मैंने लिखा टेबल्स, आपका एग्जाम ऐसे दिया हुआ मिलेगा टेबल्स लेग, ठीक है, टेबल्स लेग लिखा हुआ आपको मिल गया, और आप है वो इसको मानेंगे कहाँ है यार, अपोस्ट्रोफी एस तो लगा हुआ है, सही है। तो मुझे बताओ क्या है जो टेबल है वो सजीव है, लिविंग है? सर नहीं है। तो फिर ये अपोस्ट्रोफी एस यहाँ क्या कर रहा है, तो इसको सही कैसे लिखेंगे, इसको सही लिखेंगे द लेग। अब द इसलिए लगे आर्टिकल क्योंकि इसको डेफिनेट बनाने का प्रयास करें, द लेग ऑफ टेबल लिख दिया, और ये हमारा सेंटेंस हो सही हो गया, क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आप बात समझ रहे होंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग जो नाउन होती हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। ये मैंने एक कॉन्सेप्ट बेसिक आपको अभी बताए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम पॉजिटिव केस पढ़ रहे हैं, अभी भी अपना पॉजिटिव केस ही चल रहा है, और लिविंग और नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। इसी को आगे करते हैं, और मैंने जैसा कि पहले बताया था उससे पहले मुझे लगा कि ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा प्राइमरी है, इसलिए इनको बारे में मैंने डिस्कस किया। अब उसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, पोजीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। और मैंने प्लूरलाइज वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था उसको हम जो इम्प्लीमेंट करेंगे उसको हम अप्लाई करेंगे कंपाउंड नाउन पर। किस पर, कंपाउंड, जो कंपाउंड नाउन है उसके ऊपर जो मैंने बताया था उसको अप्लाई करेंगे। कंपाउंड नाउन के अंतर्गत जो पोजीशन है हम पढ़ रहे हैं, बात करें पोजीशन के बारे में। किसके बारे में बात करें, पोजीशन। और पोजीशन की बात करें, जो कंपाउंड नाउन में जो पोजीशन यूज़ करेंगे वो आपको मैंने अभी बताया था, उसको मैं यहाँ एक बार और लिख लेता हूँ कि कंपाउंड नाउन के अंतर्गत पोजीशन बताना है। अगर आपको पोजीशन बताना है तो आप क्या करेंगे, वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड्स है, उसका जो लास्ट एलिमेंट है, कौन सा लास्ट एलिमेंट है उसके साथ में आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। आप बात समझ रहे होंगे, ठीक है। और अगर आपको प्लूरलाइज करना है, यानी कि बहुवचन बनाना है, क्या बनाना है, बहुवचन, प्लूरलाइज करना है, तो आप क्या करेंगे, तो इस केस में जो भी आपका वर्ड्स है उसके अंतर्गत मेजर वर्ड, कैसा वर्ड, मेजर, या फिर यूँ कह दो मेन वर्ड के साथ आप एस या ई एस का यूज़ करेंगे। मुझे लगता है कि आप इतनी बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पोजीशन बताना है तो लास्ट एलिमेंट के साथ में, और प्लूरलाइज करना है तो मेजर या यूँ कह दो मुख्य शब्द के साथ में आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। देखो समझने का प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम ले रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें। मैंने लिखा, ठीक है, माई ब्रदर इन लॉ। देखो ये इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो इसका स्ट्रक्चर है वो एकदम जैसा दे रखा है वैसे ही हमें इनको है वो आत्मसात करना पड़ेगा, या यूँ कह दो कि हमें मानना पड़ेगा। इनका जो अर्थ है वो भी फिक्स्ड होता है। क्या होता है, फिक्स्ड होता है, अपने हिसाब से अर्थ नहीं लेते हैं। जैसे कि वैसे यूँ देखें तो लॉ का मतलब कानून होता है, इस तरह से इनका मतलब मैं होता है। इनको तोड़ करके अर्थ लेने का हम बिल्कुल प्रयास नहीं करें, अगर कर दिया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा।
ब्रदर इन लो का मतलब हिंदी में हो जाएगा आपका साला। क्या मतलब होता है? साला। क्या होता है? साला। आप कह सकते हैं जीजा। क्या कह सकते हैं? जीजा या साला को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर इन लो। तो इसका फिक्स्ड मीनिंग है, ठीक है। तो यही हमें लेना पड़ेगा, माई ब्रदर इन लो। अब देखो ये लिखा मैंने आगे, कार लिखा और सेंटेंस आगे कितना भी जाए इट डजंट मैटर, इतनी बात हम समझ गए। लेकिन यहाँ पर ये एक तो नाउन आई, ठीक है। कौन सी नाउन? ये यहाँ एक नाउन आई, उसके दरमियान एक और नाउन आ गई। तो देखो ये नाउन आई और यहाँ पर एक और नाउन आई, इसका रिलेशन कैसे बताएंगे? तो रिलेशन बताने के लिए हमें पोजीशन का यूज़ करना पड़ेगा। पोजीशन लिखने का तरीका ये मैंने आपको बताया। तो मैं आपके सामने पोजीशन जो लिख रहा हूँ वो इस तरह से लिखूँगा एक चीज़, या फिर मैं आपके सामने जो पोजीशन लिख रहा हूँ वो एक और तरीका बता रहा हूँ। मैंने लिखा माई ब्रदर। एक ही एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि आप है वो समझ सके अच्छी तरह से। इन लॉ, ठीक है। फिर बोला मैंने कार। एक और एग्जांपल इसी के बेसिस पर लगा रहा हूँ, माई ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ कार। अब देखो इस चीज़ को समझो कि मैंने जो एग्जांपल विभिन्न प्रकार के लिखे हैं, इसको लिखने के पीछे क्या रीज़न है, मेरा मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, इस चीज़ को आपको समझना बिल्कुल ही ज़रूरी है, ठीक है। ये बात हो गई। तो माई ब्रदर इन लो, यहाँ कार आई है, क्या ये कार नाउन आई है, और ये भी पूरा का पूरा एक कंपाउंड नाउन है। कैसा नाउन है? कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन और इन दोनों के बीच में रिलेशन बताने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे कंपाउंड नाउन दे रखी है ये अपनी लिविंग है, इसलिए मैंने लिविंग का कॉन्सेप्ट है वो पहले समझाने का प्रयास किया, ताकि आपको लिविंग और नॉन लिविंग को लेकर के बिल्कुल के कन्फ्यूजन नहीं हो। तो लिविंग नाउन है, आगे जो कार आई वो कैसा हो, लिविंग नॉन लिविंग इट डजंट मैटर। दोनों का रिलेशन बताने के लिए हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया, जो कि अपने आप में सही है और ये सेंटेंस सही हो जाता है। एक चीज़। सेकंड बात कि माई ब्रदर्स इन लो कार, क्या दोनों का रिलेशन आइडेंटिफाई हो रहा है? ब्रदर इन लो अलग दिख रहा है और कार अलग, साथ में लिखे हुए हैं, लेकिन दोनों का रिलेशन बताने के लिए पर्टिकुलर वर्ड्स की जो यूज होते हैं वो वर्ड हमने उल्टा लगा दिया, यहाँ लगा दिया, हमें यहाँ नहीं लगाना है। माई ब्रदर इन लॉज, अब इनके साथ में लगा करके, इनका तो ऑलरेडी पूरा का पूरा एक फ्रेश टाइप लग रहा है, ये तो पहले के पहले पूरा कंपाउंड नाउन है, इनके बीच में नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें कार के साथ में रिलेशन बताना है, तो इस अपोस्ट्रोफी एस का हम यहाँ यूज़ करेंगे और सेंटेंस हो जाएगा सही। क्या तो बात इतनी समझ में आ गई? बिल्कुल सर। सेकेंड बात करें, माई ब्रदर्स इन लॉ कार। अब देखो इस चीज़ को समझो, मैंने बताया था कि अगर आपको पोजीशन बताना है तो आप क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर कंपाउंड नाउन है सर, उसका लास्ट एलिमेंट है सर, उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगेंगे। बिल्कुल सर, हमने लगा दिया। मुझे आशा है कि आप इतनी बात समझ गए होंगे। एक बात, जब मैंने बताया कि आपको प्लूरलाइज करना है, तो आप जो भी गिवन वर्ड है या यूँ कि दो कंपाउंड नाउन है, उसके अंदर जो मेजर वर्ड है, मुख्य वर्ड हैं, उनके वर्ड के साथ में आप अपोस्ट्रोफी एस या ई एस का यूज़ करेंगे। तो मित्रों, मैंने अब इसके अंदर सोचा कि इसको बहुवचन बना देते हैं, तो मेरा मुख्य शब्द इसमें ब्रदर इन लॉ के अंदर मेन एग्जिस्टेंस कौन रखता है? इन लॉ। तो देखो सपोज करो सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सबके साथ में लग रहा है। मुख्य शब्द क्या है? फादर इन लॉ में फादर मुख्य है, सिस्टर इन लॉ में सिस्टर मुख्य है, ब्रदर इन लॉ में ब्रदर मुख्य है, मेन है, उसके बगैर इन लॉ का कोई अस्तित्व नहीं है। आप इस बात को समझ रहे होंगे? बिल्कुल सर समझ रहे हैं। तो ये मेरा मुख्य होने की वजह से मैंने यहाँ एस लगाया, न कि अपोस्ट्रोफी एस। वर्ड को देखना, यहाँ मैं एस और ई एस की बात करूँ बहुवचन के केस में, यहाँ मैं आपके सामने पोजीशन की बात कर रहा हूँ। किसके बारे में? पोजीशन के अंदर ओनली अपोस्ट्रोफी एस की बात कर रहा हूँ। रीजन कि यहाँ पर मुझे पोजीशन बताना है, संबंध बताना है, और यहाँ पर मुझे क्वांटिटी या यूँ कि दो मात्रा, या यूँ मात्रा नहीं बोलेंगे तो आप यूँ बोलेंगे एक संख्या बतानी है, और वो भी एक से अधिक। इसलिए मैं बहुवचन बनाऊंगा तो एस और ई एस का यूज़ करेंगे, और पोजीशन के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। मुझे आशा है कि इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है सर, समझ गए, बहुत अच्छी बात है कि आप इस बात को समझ गए। तो माई ब्रदर इन लॉ, ठीक है सर, ब्रदर्स इन लॉ मैंने बहुवचन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे पोजीशन तो अभी भी बताना है, तो बिल्कुल पोजीशन बताना है। तो कंडीशन वही है, लास्ट एलिमेंट के साथ में एक वचन हो या बहुवचन हो, इट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप एक्चुअली बहुवचन है तो भी यहाँ लगेंगे। अपने को पोजीशन कहाँ पर शो करना है, तो सर पोजीशन तो हम यहाँ पर ही करेंगे। सही, वो एक वचन, इसका मतलब हो जाएगा मेरे सालाओं की गाड़ी। बिल्कुल 4-5 साल है उसकी एक गाड़ी हो सकती है। एक चीज़ यहाँ इसी सेंटेंस को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके और ज़्यादा लिखना सही, आप यूँ लिख सकते हैं, माई ब्रदर, सालाओं हो गया, जीजा हो गया, कुछ भी हो सकते हैं। माई ब्रदर्स इन लॉज
कार्स। बिल्कुल सर ये सही है, बिल्कुल सही है। आपके एक सालाओं की एक गाड़ी हो सकती है सबकी कॉमन, एक बात, और आपके सालाओं की एकाधिक गाड़ियाँ भी हो सकती हैं। तो दोनों सेंटेंस अपना आप में क्या हो गई, सही हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हैं वो पोजीशन का कॉन्सेप्ट और प्लूरलाइज करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं पढ़ाने का या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से समझ गए होंगे। एक दो एग्जाम्पल और देख रहा हूँ, देखो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पीच was very इफेक्टिव। क्या बोला मैंने कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसने जो भाषण दिया था, उसका भाषण बहुत ही कैसा था, इफेक्टिव था, प्रभावशाली था। कैसा था, प्रभावशाली था। ठीक है, तो अब मुझे बताओ क्या मैंने पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ में जो रिलेशनशिप स्टेबलाइज की है, क्या वो सही की है? देखते हैं एक को। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा है सर, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही लिखा है। एक बात, स्पीच किसका स्पीच, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का या पर्टिकुलर उसके अंतर्गत पूरा का? तो बात है इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भाषण, किसकी बात हो रही है, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हमें यहाँ पर इस नाउन के साथ में रिलेशन बताना है, यानी संबंध बताना है, तो हमेशा इसके लास्ट में ही हमें लास्ट एलिमेंट के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये होगा जो पार्लियामेंट का इसका अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, की, के होता है। इसका एक चीज़ का ध्यान रखना। तो पार्लियामेंट का, किसका, पार्लियामेंट का जो मेंबर है उसका स्पीच है वो बहुत ही कैसा था, इफेक्टिव था, प्रभावशाली था। तो मुझे आशा है कि अब आप व्यवस्थित तरीके से जो कंडीशन है पोजीशन वाली और प्लूरलाइज वाली, ये व्यवस्थित तरीके से समझ गए होंगे। ठीक, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो फिर हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और अगला कॉन्सेप्ट है वो समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मित्रों हम पढ़ रहे हैं अभी भी पोजीशन। मैंने बताया कि पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको एक एक करके व्यवस्थित 1 by 1 समझने का हम प्रयास करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, एयरफोन लगा करके व्यवस्थित तरीके से आप समझते हुए, और अगर हम बात करें तो लिख करके आप जितना समझेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। अब जो पोजीशन होता है इसको देन हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हम इसको करते हैं कॉमन पोजीशन। कैसा पोजीशन, कॉमन पोजीशन की बात करेंगे। ठीक है, कॉमन पोजीशन। और एक हम बात करने वाले हैं वो स्प्लाइट पोजीशन। कैसा पोजीशन, स्प्लाइट पोजीशन। कॉमन पोजीशन का मतलब होता है पर्टिकुलर जो नाउन होती हैं एकाधिक, उनको एक साथ में पोजीशन बताना है, तो हम कॉमन पोजीशन। स्प्लाइट पोजीशन का मतलब होता है अलग अलग। अब देखो कॉमन पोजीशन की जो कंडीशन होती है वो समझा सकता हूँ। ये हो सकता है सिंगुलर, और ये सिंगुलर तो है ही, लेकिन ध्यान रखना सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकती है, या हो सकती है प्लूरल, ठीक है, काउंटेबल नाउन। इसकी कंडीशन ये हो गई। स्प्लाइट पोजीशन की कंडीशन है या तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा या फिर आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा। ये कंडीशन आपको व्यवस्थित तरीके से समझना है। मैंने जो लिखा है SCN का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो देखो कॉमन पोजीशन की बात होगी और स्प्लिट दोनों की बात होगी। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे बात करते हैं। मैंने लिखा, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। मैंने लिखा अरबाज खान एंड सलमान खान फादर। लिखा मैंने फादर, ये लिखा। अब देखो सपोज करो आपके एग्जाम के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ आ गया अरबाज खान एंड सलमान खान, फिर आगे आ गया फादर। एक चीज़ आप मुझे बताओ, क्या अरबाज खान और सलमान खान के जो पिताजी हैं अलग अलग है या फिर सेम है? एक बात आप मुझे बताइए। आप बोलेंगे सर दोनों के पिताजी तो एक ही होंगे ना, दोनों भाई है। अगर आप जानते तो जब अरबाज और सलमान दोनों भाई है, जब दोनों भाई है तो क्या उनका पोजीशन कॉमन होगा? सर बिल्कुल, यहाँ हम जो बात करें
वो हम कॉमन पोजीशन की बात करें। किसकी बात करें? कॉमन पोजीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, पोजीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फादर अपनी जगह सही है क्योंकि पिताजी एक ही है दोनों के। तो फिर हमें ये काम करना है कि हम एक जो यहाँ पर पोजीशन है दोनों में से एक को हटाना पड़ेगा। फिर हमारे सामने एक समस्या आ गई कि सर हम पोजीशन है वो कौन सा हटाए। तो मित्रों जब दोनों को एक यूनिट के अंतर्गत या यूँ कह दो पोजीशन कॉमन दिखाना है तो पहले मैंने बताया था लास्ट एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। तो कॉमन पोजीशन लगा रहे हैं इसलिए ये वाला है हमारा अपोस्ट्रोफी एस हटेगा। तो अरबाज खान एंड सलमान खान्स फादर हमारा सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। आप बात व्यवस्थित तरीके से समझ लोगे ऐसा मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अब देखो इस अरबाज खान और सलमान खान फादर ऐसा उन्होंने लिख कर दे दिया एक चीज़ है। अब सेकंड जो लिखने की संभावना बनती है वो कैसे मिल सकती है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। उन्होंने लिख दिया, यही सेंटेंस लेता हूँ, खान्स एंड सलमान खान्स कार एक चीज। अब देखो सी समझने का प्रयास करना। कार है दोनों भाइयों की अलग अलग हो सकती है सर, हो सकती है। दोनों भाइयों की एक हो सकती है सर, हो सकती हैं। इतनी बात आप समझ गई। जब दोनों की एक कार हो सकती है तो भी ये सेंटेंस गलत, और दोनों की अलग अलग कार हो सकती है तो भी ये सेंटेंस गलत। अब सवाल उठता है कि सर तो फिर सही क्या है? तो घबराना ही नहीं, प्रेम लोही आपके साथ में एक एक चीज़ समझाएंगे और एक एक समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जब दोनों की कार एक ही है तो सर हम यहाँ से अपोस्ट्रोफी एस को हटाएंगे। मैंने क्या बताया था, जब कॉमन पोजीशन बताना हो, जब कॉमन पोजीशन हो बताना हो तो कंडीशन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकती हैं, बिल्कुल सर है, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन है वो हो सकती हैं। तो दोनों यहाँ मेरे कार की जगह कार्स होता तो भी ये सेंटेंस अपने आप में क्या होता, सही होता। क्यों? क्योंकि दोनों की एक गाड़ी हो सकती है, दोनों की एक से अधिक भी गाड़ियाँ हो सकती हैं। एक बात समझ में आ रही कि नहीं? अब दोनों का अलग अलग मुझे बताना है तो अलग अलग लिखने के लिए मैं लिखूँगा कि अरबाज खान्स, ठीक है, एंड क्या बोला मैंने, सलमान खान्स। क्या बोलूँगा, कार या फिर कार्स? तो आप बोलेंगे कि सर जब हमें अलग अलग पोजीशन बताना है तो आपने बताया था या तो होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन या होगा आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ हमें क्या कार को गिन सकते हैं, काउंटेबल है, बिल्कुल सर। तो फिर हमें बहुवचन सही है, सिंगुलर नहीं सही है, प्लूरल काउंटेबल नाउन हमारा सही होगा। इस तरह से ये सेंटेंस भी सही हो जाएगा। तो मित्रों मुझे आशा है कि आप व्यवस्थित तरीके से इस चीज़ को भी समझ चुके होंगे कि कॉमन पोजीशन कैसे यूज़ करते हैं और है वो स्प्लिट पोजीशन का कैसे यूज़ करते हैं। सर आपने हमें काउंटेबल नाउन के बारे में बता दिया है, सर बिल्कुल बता दिया। आपने प्लूरल काउंटेबल के नाउन के बारे में बता दिया है, सर बिल्कुल बता। आपने प्लूरल काउंटेबल स्प्लिट पोजीशन के बारे में भी बता दिया, प्लीज़ इसके बारे में भी बताइए। डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और एक एक चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ और एक ही एग्जाम्पल आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, इसलिए आपको समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना सही। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे हैं इसी के अंतर्गत पोजीशन के बारे में बात करें। एग्जाम्पल आगे ले रहे हैं, हमने 3 ले लिए, 3 के बाद हम 4 जो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लिख रहे हैं, क्या ले रहे हैं, देखो मैंने लिखा विराट, क्या लिखा, विराट। विराट में कोहली की बात कर रहा हूँ, कोहली एंड अनुष्का। ठीक है, विराट कोहली एंड अनुष्का मैंने लिखा वेडिंग। आपने बोला सर ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या विराट कोहली की मैरिज अलग है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या विराट कोहली ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका जो पोजीशन है वो स्प्लिट पोजीशन के बारे में अभी हम डिस्कस करें। अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा स्प्लिट पोजीशन को है वो पोजेस करता है। ठीक है, तो इस चीज़ समझने का प्रयास करें। क्या विराट कोहली की मैरिज वेडिंग है वो अलग है, अनुष्का से अलग है? नहीं सर, दोनों की मैरिज है वो साथ में। जब दोनों के साथ में, इसका मतलब हम बात करें है
इन दोनों के बाद में जब हम बात करेंगे तो ये देन है वो बात करने वाले हैं, तो यहाँ से हम इस अपोस्ट्रोफी एस को हटा देंगे, क्योंकि विराट कोहली एंड अनुष्का वेडिंग, दोनों की जब वेडिंग है वो एक ही है, दोनों की शादी जब एक ही है, तो उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि इतनी बात आप बिल्कुल समझ गए, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, बस आपको क्वेश्चन हैंडल करने आना चाहिए, ठीक है। तो मित्रों, अभी तक हमने जो बात की है वो आज के सेशन में हमने जो बात की उसको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हमने जो बात की थी वो पहले हमने शुरुआती सेशन के अंतर्गत नाउन जेंडर के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद में नाउन जेंडर के अंतर्गत हमने मैस्कुलिन, फेमिनाइन और न्यूटर, इसके बाद में कॉमन जेंडर के बारे में डिस्कस किया और सबके एग्जांपल के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया। देन हमने जो डिस्कस किया वो बात की हमने नाउन केसेस के बारे में, जो कि अपना टॉपिक फास्ट है, उनको एक एक समझने का प्रयास किया। कॉमन पोजीशन क्या होता है, स्प्लाइट पोजीशन क्या होता है, प्लूरलाइज कैसे करते हैं और उसका पॉजिटिव केस कैसे यूज़ करते हैं, ये चीज़ हमने तमाम है वो समझने का प्रयास किया। कंपाउंड नाउन के बारे में भी डिस्कस किया। कंपाउंड नाउन के साथ में जब हम पोजीशन बताते हैं तो लास्ट एलिमेंट के साथ में, और जब हम प्लूरलाइज करते हैं तो हमारा जो मेजर वर्ड होता है उसके साथ में हम है वो ऐसे ही एस का प्रयोग करते हैं। आप इतनी बात व्यवस्थित तरीके से समझ गए होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल सर, समझ में आ गई है, ठीक है। अब यहाँ तक कि आज हमने जो यात्रा की है पोजीशन तक की, ठीक है, ये यात्रा यहाँ तक आप अच्छी तरह से इनको समझना, पढ़ना, और उसके बाद में अगर आपको कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें या फिर व्हाट्सअप ज़रूर करें, ठीक है। मैं आपके जो डाउट है उसको हर संभव है वो क्लियर करने का प्रयास करूँगा। मेरे जो व्यक्तिगत नंबर है मैं इसलिए दे रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि एज ए फैकल्टी तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं एज ए टीचर किसी की हेल्प कर लूँ तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात होगी। तो मेरे जो व्यक्तिगत नंबर है आप इस पर व्हाट्सअप करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैं नंबर जो आपको दे रहा हूँ ये नंबर है 9929905487। एक चीज़ बाय द वे और मैं आपको दे दूँ 9660703706। हाँ, तो मैंने बता दिया है 9929905487 और 9660703706। ये मेरे पर्सनल नंबर है, व्यक्तिगत नंबर है। तो आप यहाँ से मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने डाउट है वो शेयर कर सकते हैं और मैं आपको सेटिस्फाई करने का प्रयास करूँगा और मैं आपको सेटिस्फाई ज़रूर करूँगा। आपके डाउट है वो क्लियर करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।